हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप सभी बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुज कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज धौलपुर। आज हम अध्ययन करेंगे द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। इसमें हम इरविंग फिशर का जो दृष्टिकोण था, ट्रांजैक्शन अप्रोच, वो उसका अध्ययन हम कर चुके थे। आज हम करेंगे अध्ययन नकद बकाया या कैम्ब्रिज दृष्टिकोण, द कैम्ब्रिज क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी और कैश बैलेंस अप्रोच। मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के लेन देन दृष्टिकोण या ट्रांजैक्शन अप्रोच, जिसका अध्ययन हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, उसमें मुद्रा की पूर्ति पर अधिक जोर दिया गया था, जबकि मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का नकद शेष दृष्टिकोण, कैश बैलेंस अप्रोच या कैम्ब्रिज दृष्टिकोण, मुद्रा की मांग को अधिक महत्व प्रदान करता है। इस सिद्धांत में मुद्रा की मांग केवल सौदों को संपन्न करने के लिए ही नहीं, बल्कि संग्रह कार्यों के लिए भी की जाती है। और फिशर के और कैम्ब्रिज विचारधारा में यही वास्तविक अंतर है। नकद बकाया दृष्टिकोण में मुद्रा की मांग व पूर्ति को समय के एक विशिष्ट बिंदु पर, अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, पर मापा जाता है, जबकि सौदों के दृष्टिकोण में मुद्रा की मांग व पूर्ति को एक समयावधि में विचार किया गया था। नकद शेष मुद्रा मूल्य को निर्धारित करते हैं। इस विषय पर पेटी, लॉक, कैंटिलन, एडम स्मिथ आदि अर्थशास्त्रियों ने विचार किया था, लेकिन पूर्ण व्यवस्था मार्शल, पीगू, रॉबर्टसन व किस द्वारा की गई। ये सभी अर्थशास्त्री कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लगे थे। इसीलिए हम नकद शेष दृष्टिकोण को मुद्रा परिमाण का कैम्ब्रिज दृष्टिकोण भी कहते हैं। इसमें लोग अपनी वास्तविक आय का कुछ भाग नकदी के रूप में अपने पास रखने चाहते हैं। इस प्रकार वे मुद्रा के मूल्य संग्रह कार्य पर जोर देते हैं। इस विचारधारा के अनुसार तरलता पसंदगी में केवल सौदा उद्देश्य को शामिल नहीं किया गया है, बल्कि सौदा उद्देश्य व आकस्मिक घटना का प्रयोजन भी शामिल किया गया है। जैसे कि मुद्रा की मांग के संदर्भ में हम थोड़ी सी बात और करें। कैम्ब्रिज दृष्टिकोण में मुद्रा की मांग का अर्थ है नकद शेष की मांग। समाज अपनी संपूर्ण वास्तविक आय को उपभोग पर एक साथ नहीं करता, अतः नकद कोषों की मांग समाज की कुल वास्तविक आय का एक अंश होती है। अर्थात मुद्रा की नकद रूप में मांग उसकी क्रय शक्ति के कारण होती है। इस प्रकार कैम्ब्रिज दृष्टिकोण के अनुसार मुद्रा की मांग वास्तविक आय का वह भाग है जो लोगों द्वारा नकद मुद्रा के रूप में संचित कर रखा जाता है। और कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने अपने समीकरणों में इसे के द्वारा व्यक्त किया है। मुद्रा की मांग का आधार कुल वास्तविक राष्ट्रीय आय है। जैसा कि किसी समय समाज द्वारा की गई नकद कोषों की मांग संपूर्ण वास्तविक आय आर जो है उसका एक भाग होती है। इसमें यदि हम थोड़ी सी बात और करें कि मुद्रा की मांग के निर्धारण के समय अवधि का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसे ध्यान में रखकर समाज द्वारा मुद्रा के रूप में नकद राशि रखी जाती है। व्यापार की मात्रा स्थिर रहने पर भी, समय अवधि अधिक होने पर, यदि समय अवधि अधिक है तो मुद्रा की मांग अधिक होगी, समय अवधि कम है तो मुद्रा की मांग कम होगी। यदि लोग अपनी वास्तविक आय में 4 माह के बराबर नकद मुद्रा रखते हैं तो के 1/3 होगा, और 2 माह के बराबर नकद मुद्रा रखते हैं तो के 1/4
6 होगा। तो ये थोड़ी सी बातें हैं जिनका हमें इसमें विशेष तौर से ध्यान रखा गया है। इसी प्रकार से मुद्रा की मांग मनुष्यों की द्रव्यता पसंदगी पर निर्भर करती है। मुद्रा की मांग अन्य बातों पर भी प्रभाव पड़ता है, जैसे कि आय प्राप्त होने की अवधि क्या है, वस्तु का मूल्य क्या है, जनसंख्या कितनी है, धन का वितरण किस प्रकार से है, व्यवसाय की दशा क्या है, लेन देन की आदतें किस प्रकार की हैं, मुद्रा की चलन गति कैसी है। तो ये थोड़ा सा इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि मुद्रा की मांग में वृद्धि या कमी का मतलब थोड़ा सा इतना है कि यदि मुद्रा की मांग में वृद्धि का मतलब है कम खर्चे। यदि लोग बाग नकद शेष के रूप में मुद्रा अपने पास रखते हैं तो क्या होगा, लेस स्पेंडिंग, कम खर्चे होंगे, और मुद्रा की मांग में कमी का अर्थ है अधिक खर्चे। तो हम सामान्य तौर से कह सकते हैं कि मुद्रा केवल वस्तु खरीदने का एकमात्र साधन नहीं है, वरन इसमें मूल्य संचय भी किया जाता है। मुद्रा मांग केवल व्यापारिक सौदों पर निर्भर नहीं होती, वरन जनता की मुद्रा संचय करने की इच्छा पर भी निर्भर होती है। इसी प्रकार किसी देश की जनता जब किसी निश्चित समय में अपनी आय का कुछ भाग नकद रूप में रखती है तो इसका अर्थ क्या है कि द्रव्य के रूप में वास्तविक वस्तुओं व सेवाओं को अपने पास जमा रखती है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि वास्तविक आय का वह भाग जो मुद्रा में रखा जाता है के है। के बढ़ने पर, के का बढ़ने का मतलब है कि मुद्रा की मांग बढ़ गई, अर्थात मुद्रा की मांग बढ़ने से मुद्रा का मूल्य बढ़ेगा और सामान्य मूल्य स्तर गिरेगा, और इसके विपरीत क्रम में भी के घटने पर मूल्य स्तर बढ़ेगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं कैम्ब्रिज सिद्धांत की, जिनका अभी हमने ये चर्चा की। अब हम देखते हैं कैम्ब्रिज विचारधारा के समीकरण। समीकरण के रूप में सबसे पहले लेते हैं हम प्रोफेसर एस पीगू का समीकरण। पीगू के समीकरण को हम दो प्रकार से ले सकते हैं, कीमत स्तर के रूप में और मुद्रा के मूल्य के रूप में। यदि पी को हम कीमत स्तर के रूप में ले तो जो पीगू का समीकरण है वो है P = M/KR, जैसा कि ये यहां पर दिखाया गया है। P = M/KR। यहां पर P कीमत स्तर, M मुद्रा की कुल मात्रा या मुद्रा का कुल स्टॉक, R किसी विशिष्ट वस्तु के रूप में समाज की कुल वास्तविक आय, और K कुल वास्तविक आय का वह भाग जिसे जनता नकद बकाया के रूप में, नकद शेष के रूप में अपने पास रखना चाहती है। जैसे कि हमने बताया कि K जो है उसको हम जो नकद शेष के रूप में अपने पास रखती है उसको डिनोट करता है, उसको प्रदर्शित करता है। तो कीमत स्तर के रूप में यदि हम लें तो पीगू का समीकरण हो गया P = M/KR। ये एक एग्जाम्पल लिया हुआ है इसका। इस एग्जाम्पल में M 10,000, R 5,000 और K 1/10 है। तो P कीमत स्तर में निकालना है, तो हमने इसमें 10,000 / 5,000 × 1/10, तो ये 20 रुपये आया है। यदि K और R स्थिर रहें, वह M को दुगना कर दिया जाए तो P पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसमें देख रहे हैं हम। तो M यहाँ पर कितना कर दिया है, दुगना, 10,000 था इसमें M, यहाँ 20,000 कर दिया है, और सब चीज सेम है, तो यहाँ पर 40 रुपये होगा कीमत स्तर। अतः मुद्रा की मात्रा दुगने पर होने पर कीमत स्तर भी दुगना हो जाता है। तो ये तो रहा आपका कीमत स्तर के रूप में। यदि हम P को मुद्रा के मूल्य के रूप में लें तो समीकरण हो जाएगा P = KRM/M। बिल्कुल जो पहले हमने लिया था P = M/KR, उसका उल्टा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मूल्य स्तर में और मुद्रा के मूल्य में विपरीत संबंध है, बिल्कुल एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो मुद्रा के मूल्य के रूप में यदि हम लेते हैं तो समीकरण हो जाएगा हमारा
P इज इक्वल टू KR/M। तो ये इसमें 1/20 आ जाएगा, जो अभी हमने एग्जाम्पल लिया उसके अनुसार। जब कीमत स्तर 20 है तो मुद्रा का मूल्य 1/20 हो जाएगा। इसमें यदि हम थोड़ा सा संशोधन किया पीगू ने अपने समीकरण में, उन्होंने मौलिक रूप से बैंक जमा राशियों को नकद शेष में सम्मिलित कर दिया जाता है, परंतु पीगू ने बैंक निक्षेपों या बैंक जमाओं को पृथक स्थान न देकर एक नया सूत्र प्रस्तुत किया। उसके अनुसार जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं, P इज इक्वल टू KR/M, ये ब्रैकेट में इंटू C प्लस H इंटू 1-C। यहाँ पर जो नई चीजें आई हैं वो C, नकदी का वह अनुपात जिसे लोग कानूनी वैध मुद्रा के रूप में अपने पास रखना चाहते हैं। 1-C, नकदी का वह अनुपात जिसे लोग बैंक जमाओं के रूप में रखते हैं। H, होल्डिंग से कानूनी वैध मुद्रा का जमाओ से वह अनुपात जिसे बैंक अपने पास रखते हैं। तो ये एक पीगू ने अपना संशोधन समीकरण दिया, लेकिन अभी भी सरल रूप जो P इक्वल टू M/KR का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि व्यवहार में साख मुद्रा को वास्तविक मुद्रा में ही सम्मिलित माना जाता है। इसके अनुरूप जो है ये एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। तो ये पीगू का समीकरण है। इसके बाद हम देखते हैं मार्शल का समीकरण। अल्फ्रेड मार्शल ने क्या समीकरण दिया है? मार्शल ने नकद शेष समीकरण को इस रूप में प्रस्तुत किया है कि M इज इक्वल टू KY। यहां पर M मुद्रा की कुल मात्रा, Y कुल वास्तविक राष्ट्रीय आय या मौद्रिक आमदनी कुल, K मौद्रिक आमदनी का वह भाग जिसे लोग नकद शेष के रूप में अपने पास रखना चाहते हैं, P कीमत स्तर और O उत्पत्ति की मात्रा। ये जो बताया है ये पहले समीकरण है हमारा, ये दूसरा समीकरण दिया उन्होंने। पहला समीकरण था उनका M इज इक्वल टू KY और K का मतलब होता है, K को हम प्रचलन जो वेग होता है, वेलोसिटी ऑफ मनी, उसके विलोम के रूप में देखते हैं, अर्थात K जो है 1/V को व्यक्त करता है। चूंकि अर्थव्यवस्था में कुल वास्तविक राष्ट्रीय आय Y कुल वास्तविक उत्पादन O और कीमत के गुणनफल के बराबर होता है, इसलिए मार्शल के समीकरण को निम्न रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। निम्न रूप कौन सा हुआ? जैसा कि इसमें दे रखा है, M इज इक्वल टू KPO या P इज इक्वल टू M/KO। अभी जैसे हमने इसमें देखा, O का मतलब है उत्पत्ति की मात्रा और P का मतलब है कीमत स्तर। इसको हम इस एग्जाम्पल के द्वारा निकाल सकते हैं, जो ये आपका संख्यात्मक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसके द्वारा हम इसको और उचित भांति पर भली भांति समझ सकते हैं। इसमें दोनों का ही दे रखा है, P इज इक्वल टू M/KO, जो हमने पहले मान्यता ली थी उसी के अनुरूप है। K 0.110 है, O की मात्रा 5000 है, तो 2000/0.10 इंटू 5000, तो ये 500 हो जाएगा और 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर 20 ले लिया है, K इज इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या होगा कि कीमत स्तर जो है वो कम हो जाएगी, तो अर्थात K का अनुपात बढ़ने पर कीमत स्तर घटता है और K का अनुपात घटने पर कीमत स्तर बढ़ता है। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि लेस स्पेंडिंग और मोर स्पेंडिंग की बात कर रहे थे। मुद्रा की मांग यदि वृद्धि हो जाती है तो क्या होगा? मुद्रा की मांग में वृद्धि का मतलब कम खर्चे, और कम खर्चे का मतलब क्या होगा? मुद्रा का मूल्य, कीमत स्तर कम होगा, मुद्रा का मूल्य बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से इसका उल्टा होता है, ठीक है ना। तो ये मोर स्पेंडिंग हो जाएगा। ये नेक्स्ट समीकरण है हमारा किन्स का समीकरण। किन्स ने अपनी पुस्तक
में ये समीकरण दिया था, ए ट्रैक ऑन मॉनेटरी रिफॉर्म्स, आई थिंक 1923 में ये पुस्तक लिखी गई थी। इसमें मुद्रा परिमाण सिद्धांत का नकद बकाया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया था। प्रारंभ में किन्स ने कैम्ब्रिज विचारधारा को अपनाया और बाद में अपने कीमत निर्धारण में आय सिद्धांत और बचत विनियोग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्रारंभिक सिद्धांत जो किन्स का था वो N=P और बाद में बैंक जमाव को जब उन्होंने सम्मिलित कर लिया, मैग मुद्रा को सम्मिलित कर दिया, तो P=N/K+RK। इसमें यदि हम देखें, N प्रचलन में करेंसी की कुल मात्रा, P उपभोग्य वस्तुओं की कीमत स्तर, इसी प्रकार K उपभोग की इकाइयों की वह संख्या जिसे लोग मौद्रिक रूप में अपने पास रखना चाहते हैं, K1 उपभोग इकाइयों की वह संख्या जिसे लोग बैंक जमाव के रूप में रखते हैं, और R बैंक का रिजर्व अनुपात। तो ये किन्स का समीकरण है। इसको इस जो संख्यात्मक एग्जाम्पल के द्वारा भी समझाया हुआ है, इसके द्वारा भी हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम रॉबर्टसन के समीकरण की। रॉबर्टसन ने भी मिलता जुलता यही समीकरण दिया है, M=KTP, जहां P कीमत स्तर, M मुद्रा की मात्रा, T वस्तुओं व सेवाओं की मात्रा और K T का वह भाग जिसे लोग नकद बकाया राशि के रूप में अपने पास रखना चाहते हैं, नकद शेष के रूप में अपने पास रखना चाहते हैं। यदि कीमत स्तर के लिए हम निकालते हैं तो P=M/KT। तो ये रॉबर्टसन का समीकरण है। सभी का लगभग एक समीकरण है जिन्होंने मुद्रा की मांग को विशेष तौर से अधिक बल दिया है। तो ये स्टूडेंट्स कैम्ब्रिज समीकरण रहा। इसके आगे के उसमें हम अध्ययन करेंगे कैम्ब्रिज समीकरण की मान्यताएं, कैम्ब्रिज सिद्धांत की थोड़ी सी आलोचनाओं के बारे में भी बात करेंगे, कैम्ब्रिज और फिशर की जो समीकरण है उनकी तुलना की बात करेंगे, और क्या कैम्ब्रिज विचारधारा जो फिशर का सिद्धांत है उस पर श्रेष्ठता है कुछ, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अभी हमने जो नकद शेष या कैम्ब्रिज सिद्धांत की 4 समीकरणों का अध्ययन किया, जिसमें मार्शल, पीगू, किन्स और रॉबर्टसन विशेष रूप से प्रमुख हैं। इनको शायद आप समझ गए होंगे, और कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, हम इनको पुनः पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।